जरा सोच कर देखिए, हजारों किलोमीटर फैले अथाह समंदर के बीच एक ऐसी जगह है जहां पानी का रंग आसमान से भी ज्यादा नीला है। देखने में बिल्कुल जन्नत। लेकिन इस जन्नत जैसी जगह के शांत नज़ारों के ठीक पीछे एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो काफी खौफनाक इतिहास छिपा हुआ है। हम बात कर रहे हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की प्राकृतिक सुंदरता और इसके उस डार्क पास्ट दोनों को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज की चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अंडमान के विशाल जियोग्राफिक स्केल से, फिर चलेंगे हेवलॉक और नील आइलैंड की खूबसूरती देखने। उसके बाद हम बढ़ेंगे नॉर्थ सेंटिनल के उस अनछुए रहस्य की तरफ, और फाइनली सेल्यूलर जेल के उस काले इतिहास को समझेंगे जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। शुरुआत करते हैं इसके जियोग्राफिक मार्वल यानी इस जगह की भौगोलिक बनावट से। अंडमान और निकोबार मेनलैंड इंडिया से लगभग 2500 किलोमीटर दूर है, समंदर के बीचों बीच बसी एक बिल्कुल ही अलग दुनिया। और ये विशालता कितनी है, इसे समझने के लिए बस एक नंबर पर गौर कीजिए, 572। जी हाँ, इस पूरे आर्किपेलागो में कुल 572 आइलैंड्स हैं। समंदर के बीच इतनी बड़ी संख्या में मौजूद ये आइलैंड्स लिटरली एक बहुत ही विशाल ट्रॉपिकल लैंडस्केप बनाते हैं। मतलब दुनिया की किसी भी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को ये जगह आराम से टक्कर दे सकती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। इन 572 आइलैंड्स की जो असलियत है ना, वो सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ तो वो गिने चुने आइलैंड्स हैं जहां इंसानी बस्ती है, जहां टूरिस्ट आराम से जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे रहस्यमयी आइलैंड्स हैं जो आज भी इंसानी दखल से कोसों दूर हैं। वहां सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का राज चलता है। और सच कहूं तो यही जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट इस पूरी जगह को इतना खास बनाता है। चलिए अब रुक करते हैं हैवेलॉक आइलैंड का, जिसे ऑफिशियली स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। हरे भरे नारियल के पेड़ों और वाइट सैंड बीचेस वाला एक असली नेचुरल पैराडाइज। और जब बीचेस की बात हो रही हो तो राधानगर बीच का जिक्र तो बनता है। पता है, 2004 में टाइम्स मैगजीन ने इसे बेस्ट बीच इन एशिया का खिताब दिया था। और तो और इसे इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग इको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यहाँ का लो टाइड है। जब समंदर का पानी पीछे हटता है ना, तो लहरें खिसक कर 500 से 600 मीटर तक दूर चली जाती हैं। मतलब एकदम जादुई नज़ारा होता है। वैसे हैवलॉक आएं और स्कूबा डाइविंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पहली बार पानी में जाने का डर, उफ, वो ऐसा होता है मानो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाले ऋतिक रोशन की घबराहट को 10 से गुना कर दिया हो। एकदम पैनिक वाली फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हैं और उस अनदेखी रंग बिरंगी दुनिया और मरीन लाइफ को देखते हैं, वो सारा का सारा डर छूमंतर हो जाता है। बिल्कुल वर्थ इट है। हैवलॉक की इस चकाचौंध के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नील आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं, जिसे अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब इस जगह की खासियत सुनिए। ये आइलैंड सिर्फ और सिर्फ 12 किलोमीटर लंबा है। मतलब इतना छोटा कि अगर आप स्कूटी उठाएं तो मात्र 12 मिनट में पूरा का पूरा आइलैंड नाप सकते हैं। और इसी छोटी सी जगह में भरतपुर, लक्ष्मणपुर और सीतापुर जैसे एकदम शांत और खूबसूरत गांव बसे हुए हैं। ये इतनी आइसोलेटेड और पीसफुल जगह है कि यहाँ आपको शहर की वो चिर परिचित भागदौड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और यहाँ की लोकल लाइफ काफी हद तक नारियल की खेती पर टिकी है। इमेजिन कीजिए, रंजीत भैया जैसे लोग हर दिन 8,000 रुपए की एक स्पेशल ट्री क्लाइंबिंग मशीन पहनते हैं, कमर में बड़ा सा चाकू और रस्सी बांधते हैं और उन ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। फिर एक बार में 8-10 नारियल काटते हैं और 30-30 किलो के भारी भरकम गुच्छों को रस्सी के सहारे नीचे उतारते हैं। एक और गजब का फैक्ट बताऊं, नारियल को पकने में 3 महीने का वक्त लगता है, लेकिन जब पेड़ एक बार फल देना शुरू करता है ना, तो अगले 50 से 60 सालों तक लगातार फल देता रहता है ना कमाल की बात। खैर, अब एक बहुत ही शार्प टर्न लेते हैं। इन शांत और खूबसूरत टूरिस्ट हब से बस कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर एक ऐसा गहरा रहस्य मौजूद है जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का रहस्य। ये जगह सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या आज के इस हाइपर कनेक्टेड जमाने में धरती पर कोई ऐसी जगह बच सकती है जहां आधुनिकता की एक किरण तक ना पहुंची हो? क्या ये मुमकिन है कि कुछ इंसानों को इस बात की भनक तक ना हो कि उनके आइलैंड के बाहर एक इतनी बड़ी और एडवांस्ड दुनिया एग्जिस्ट करती है? अब इस बात पर गौर कीजिएगा,
सेंटिनली ट्राइब का बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली ज़ीरो है। उन्हें माचिस, साइकिल या फ़ोन जैसी हमारी रोज़मर्रा की बेसिक चीज़ों का कोई अंदाज़ा नहीं है। और क्योंकि बाहरी लोगों को देखकर उनका रवैया बहुत ज़्यादा आक्रामक रहा है, इसलिए सरकार ने यहाँ किसी भी शिप या फ्लाइट के जाने पर एकदम सख्त बैन लगा रखा है। मतलब वो लोग जिस हाल में हैं, उन्हें उसी हाल में पूरी तरह से आइसोलेटेड छोड़ दिया गया है। इस अनछुए रहस्य के बाद अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे गहरे, सबसे खौफनाक पड़ाव पर पहुंचते हैं। पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल, जिसे इतिहास में काला पानी की सजा के नाम से जाना गया। 600 प्लस, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। इस जेल के अंदर 600 से भी ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेल्स थे, यानी काल कोठरियां। इन्हें 7 अलग अलग विंग्स में इस चालाकी से डिजाइन किया गया था कि कोई भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कभी भी किसी दूसरे कैदी से बात न कर सके। मकसद बिल्कुल साफ था, हर कैदी को एकदम अकेला कर दो ताकि उनका मनोबल और उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाए। इसी जेल के इतिहास में वीर सावरकर का नाम गहराई से जुड़ा है। उन्हें 1911 में इसी सॉलिटरी सेल में लाया गया था और वो 1921 तक यहीं कैद रहे। सोचिए, इस जेल का लॉकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था कि कोई कैदी खुद अपना हाथ बाहर निकालकर कुंडी तक नहीं खोल सकता था। और अगर कोई बाहर आ भी जाए तो चारों तरफ दूर दूर तक फैला अथाह समंदर भागने की हर उम्मीद को वहीं खत्म कर देता था। किसी ने बहुत सही कहा है कि इतिहास सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक एहसास है। आज जब कोई सेल्युलर जेल की उन छोटी छोटी सीलन भरी अंधेरी कोठरियों को देखता है ना, तो वो भारीपन, वो अकेलापन सच में महसूस किया जा सकता है। जो समंदर आज हमें इतना खूबसूरत लगता है, जरा सोचिए, वही समंदर उस वक्त उन कैदियों के लिए दुनिया से हमेशा के लिए कट जाने की सबसे बड़ी वजह हुआ करता था। आज के इस एक्सप्लेनर को हमें बहुत ही जरूरी विचार के साथ खत्म करते हैं। प्रकृति हमेशा अपने खुद के नियमों पर चलती है और हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम उसे बचाए रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख सकें। अंडमान और निकोबार एक तरफ बेइंतहा प्राकृतिक सुंदरता समेटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मानव इतिहास के सबसे डार्क रहस्य। अब सवाल ये उठता है, क्या आज का ये आधुनिक समाज सच में इस प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को भविष्य के लिए सहेज कर रखने में कामयाब हो पाएगा? आपको क्या लगता है?